अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है कि इस सीरीज में आज के एपिसोड में देखिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मात क्यों मिली। क्या कारण रहा कि जिस यूपी की जनता ने 2019 के चुनाव में उसे भर भर कर वोट दिए थे, उसी जनता ने बीजेपी को नकार दिया। क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति में कोई कमी थी? क्या बूथ प्रबंधन ठीक नहीं था? क्या बीजेपी का वोटर घर से इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो जानता था कि मोदी तो जीत ही जाएंगे? क्या प्रत्याशियों का चयन जनता की पसंद के आधार पर नहीं किया गया? क्या विपक्ष केंद्र सरकार के विरुद्ध एक झूठा नैरेटिव बनाने में सफल रहा? क्या इसके तार सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं? क्या बीजेपी के अंदर ही अंदर नेताओं ने भीतरघात किया? क्या बीजेपी के नेताओं ने योगी को सीएम पद से हटाने के लिए अपनी ही पार्टी में अपनों के विरुद्ध जाकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली? इन सभी बिंदुओं पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हार के पीछे मात्र ज्योतिषी या ज्योतिषी की भविष्यवाणी ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि चुनाव के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे चरण होते हैं जहां बीजेपी की नीतियां प्रभावी नहीं रहीं। तो वे क्या कारण है, इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में बीजेपी की हार के पीछे क्या क्या ठोस कारण रहे। उत्तर भारत सबसे बड़ा राज्य है देश का और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहां चुनावी मुद्दे क्षेत्रवार बदलते रहते हैं। इस बार बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा, उसे लेकर मतदाताओं में भारी आक्रोश दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त यूपी में जातियों का गठजोड़ चुनावी मुद्दे पर हावी होता चला गया। न राम मंदिर का प्रभाव देखने को मिला और न ही ध्रुवीकरण मुद्दा बन पाया। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी के और 5 वर्षों तक सांसदों की निष्क्रियता भी जनता को रास नहीं आई। सिर्फ मोदी फैक्टर पर जो सांसद चुनाव जीतना चाह रहे थे, जनता ने उन्हें यह सबक दिया कि मोदी के नाम से इस बार वोट तो वो देने वाली नहीं है। सांसदों को भी क्षेत्र में जाकर कार्य करना पड़ेगा, उन्हें जनता के बीच जाना होगा, उन्हें जनता के सुख दुख में भागीदार होना पड़ेगा, जो कि बीजेपी के सांसदों ने नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नए नए बन रहे जातीय समीकरणों को पहचानने में उनसे एक भारी भूल हुई। इसी के चलते बीजेपी वहां भी चुनाव हार गई जहां से उसे विजय मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही थी। अगला कारण यह रहा कि चुनाव के पहले चरण से ही पेपर लीक मामले को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका लाभ इन दोनों दलों को 7 चरणों में दिखाई दिया। लेकिन पेपर लीक मामले में बीजेपी नेताओं ने अपना पक्ष रखना भी आवश्यक नहीं समझा। अग्निवीर योजना को भी विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने में सफल रहा, जिसकी काट भाजपा ढूंढ नहीं पाई। विपक्ष की ओर से उछाले गए संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी ठीक तरह से संभाल नहीं पाई और उसका काउंटर नहीं कर पाई। इसके अतिरिक्त टिकट वितरण में भी चूक हुई। मौजूदा 49 सांसदों को एनडीए ने चुनावी मैदान में उतारा। इनमें से अधिकतर सांसदों ने 5 वर्षों तक अपने ही लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से बहुत बड़ी दूरी बनाए रखी। वो केवल मोदी के नाम पर इस बार भी चुनाव जीतने का सपना देख रहे थे। मुफ्त अनाज योजना सहित केंद्र की अन्य योजनाओं से मतदाता जरूर प्रभावित थे, लेकिन कांग्रेस ने इस बार 5 की बजाय 10 किलो अनाज मुफ्त में देने की घोषणा कर भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेल दिया। सपा की आटा और डाटा मुफ्त देने की योजना का भी असर मतदाताओं पर हुआ। भारतीय जनता पार्टी इसका कार्ड भी ढूंढ नहीं पाई। दूसरा कारण यह रहा कि बीजेपी ये सोच रही थी कि वह राम मंदिर मुद्दे पर चुनाव जीत लेगी और इसी कारण चुनावी कैंपेन में बीजेपी ने प्रचार के दौरान राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, लेकिन इसका लाभ भी पार्टी को नहीं मिला। कहा भी गया है, भूखे पेट न भजन गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। तो बीजेपी को जनता की मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना था, लेकिन वो मोदी के लहर के भरोसे बैठे रहे। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव जीतने के लिए पन्ना प्रमुखों की भी तैनाती की थी। वोटर लिस्ट के अनुसार हर पन्ने का प्रभारी बनाया गया था। इस चुनाव में भाजपा का यह प्रयोग भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अमित शाह से लेकर संगठन के स्तर पर पन्ना प्रमुखों से काफी आशाएं लगाई गई थीं कि ये मैनेजमेंट चुनाव जीत का बड़ा हथियार साबित होगा, लेकिन पन्ना प्रमुख लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचा ही ना सके। अगला कारण, कांग्रेस सपा ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, जिसका उत्तर भाजपा के पास नहीं था। आवश्यक वस्तुओं के
मूल्यों में वृद्धि के अतिरिक्त बेरोजगारों को नौकरी के मुद्दे पर भाजपा भी पलटवार नहीं कर सकी। कांग्रेस ने 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया, जो भाजपा के खराब प्रदर्शन पर हावी रहा। अगला कारण रहा, बीजेपी सोच रही थी कि उसकी कल्याणकारी योजनाओं से उसे लाभ मिलने वाला है, लेकिन विपक्ष लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि कल्याणकारी योजनाओं को चलाना सरकार का उत्तरदायित्व है। बीजेपी ने हालांकि लाभार्थी कैंपेन चलाकर लोगों से संपर्क किया और यहां तक कि लाभार्थियों के घरों पर स्टिकर भी लगाए गए थे, लेकिन मतदाता इसकी परवाह किए बिना दूसरे दल के साथ चला गया। अगला कारण टिकट बंटवारा बना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बलियान को टिकट देने का विरोध शुरू हुआ था, उसका संदेश आसपास के क्षेत्रों में भी गया। इससे भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। रुहेलखंड के पीलीभीत में भाजपा के जितिन प्रसाद ने जीत तो जरूर दर्ज की, लेकिन यहां के कई मुस्लिम क्षेत्रों के साथ पिछड़ों और दलितों ने सपा के गठबंधन को मजबूती प्रदान की। ब्रज में हेमा मालिनी की जीत इस बात का उदाहरण है कि मतदाताओं से यदि आप जुड़े हैं तो जनता आपके साथ है। अवध क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट भाजपा के लिए मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन फैजाबाद में मतदाताओं का भाजपा को नकारना आश्चर्यजनक है। अयोध्या सीट पर बीजेपी ने बूथ प्रबंधन के प्रयास पहले आरंभ किए थे, पर जमीनी स्तर पर यह उतर ना सका। 1.5 लाख बूथों पर भाजपा ने प्रभारी तैनात किए थे। दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ 80,000 बूथों पर ही प्रभारी तैनात कर पाई थी, लेकिन वे सक्रिय रहे। बीजेपी से चुनावी प्रत्याशी के चयन में बड़ी भूल हुई। स्थानीय लोगों के गुस्से को दरकिनार करते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो मतदाताओं को शायद पसंद ही नहीं आए। इसलिए बहुत सारे मतदाता जो भाजपा को वोट देते आ रहे थे, उन्होंने घर से निकलना ही ठीक नहीं समझा। गलत कैंडिडेट सिलेक्शन कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मन मुताबिक काम ही नहीं किया। परिणाम, भाजपा को मिलने वाले मत प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 50% वोट मिले थे, वहीं इस बार ये 42% वोट पर आकर के टिक गया, यानी मत प्रतिशत में लगभग 8% की गिरावट आई। जबकि ठीक इसके विपरीत सपा के वोट शेयर जहां 2019 में 18% थे, वो 2024 में 33% तक पहुंच गए। अगले कारण पर चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट बंटवारे में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा और ऐसे प्रत्याशी उतारे जो वहां के हिसाब से सही थे। यही कारण है कि उनके प्रत्याशी जमीन पर भाजपा को टक्कर देते नजर आए। मेरठ, घोसी, मिर्जापुर जैसी सीटें इसका अच्छा उदाहरण है, जहां अखिलेश ने सूझबूझ से एनडीए के प्रत्याशियों को फंसा दिया। अब सबसे बड़े कारण पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, भाजपा के कुछ नेता दावा करने लगे कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कांग्रेस और सपा ने इसे आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया गया कि भाजपा इतनी सीटें इसलिए चाहती है ताकि वह संविधान बदल सके और आरक्षण को समाप्त कर सके। दलितों और ओबीसी के बीच ये बात काफी तेजी से फैली और उसका परिणाम वोटों के रूप में सामने आया। कई स्थानों पर दलित सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर जाते हुए नजर आए। यद्यपि ये एक झूठा नैरेटिव बनाया गया था और संविधान बदलने जैसी बात सरकार की ओर से कही ही नहीं गई थी, लेकिन बीजेपी इस झूठे नैरेटिव का कोई काट खोज नहीं पाई। अगला कारण बीएसपी की मायावती बनी, जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदे का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। विशेषकर पश्चिमी यूपी में बसपा के कैंडिडेट ने भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, चंदौली, खीरी, घोसी लोकसभा सीटों पर इस कारण मुकाबला काफी रोचक हो गया। अगला एक प्रमुख कारण यह रहा कि यूपी में केंद्रीय भाजपा टीम ने प्रत्याशियों के चयन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा की और ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जिसमें योगी की सहमति नहीं थी। एक सबसे प्रमुख कारण सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थकों से भी जुड़ा हुआ है। यूपी में योगी के समर्थक केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से इसलिए नाराज थे क्योंकि उनका मानना था कि योगी के साथ यूपी में बीजेपी सौतेला व्यवहार कर रही है। योगी जिस प्रकार से पार्टी के लिए जी जान लगा देते हैं, उस तरह चुनावी कैंपेन को लेकर फुल फ्लेज्ड पावर नहीं दी जाती। यहां तक कि उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं मिल पाया। योगी समर्थकों की नाराजगी इस बात को लेकर रही कि योगी को अपने पसंद के अधिकारियों तक की नियुक्ति की पावर नहीं मिलती है। यद्यपि सीएम योगी ने कभी भी इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में नहीं दिखाया जिससे यह कहा जा सके कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले में असहमत हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो योगी को महत्व नहीं दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सीधे सीधे बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते रहे हैं। मंत्रिमंडल के भी कुछ लोग अंदर ही अंदर योगी के आदेशों की अवमानना करते रहे हैं। ये सब ऐसी बातें रहीं जिनके कारण राजपूत समाज में ये बात अंदर तक फैल गई कि मोदी सरकार के मजबूत होने के बाद योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा।
इस बात को दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी जेल से छूटने के बाद कह चुके हैं कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग योगी की कानून व्यवस्था की कार्यशैली से प्रभावित थे, उनकी सराहना करते थे, वो इस चुनाव में उदासीन हो गए। कहीं कहीं योगी ने भी अनमने तरीके से इस चुनाव में उतरे तो जरूर, लेकिन एक हिचक के साथ। तो कुल मिलाकर आप बीजेपी की हार के पीछे सिर्फ ज्योतिषियों और उनकी भविष्यवाणी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ज्योतिषियों ने पीएम मोदी की कुंडली और बीजेपी की स्थापना कुंडली में अच्छे ग्रहों के समीकरण के आधार पर ही इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। चलिए मान लेते हैं कि एक ज्योतिषाचार्य बढ़ा चढ़ा करके बातें कर सकता था, उसको पार्टी विशेष का ज्योतिषाचार्य कहा जा सकता था। भारत के भी ज्योतिषाचार्यों पर आप ये आरोप लगा सकते हैं कि वो भी एक विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन हमने आपको विदेशों के कई भविष्यवेताओं की ऐसी भविष्यवाणी दिखाई जिसमें उन्होंने साफ साफ बीजेपी को सरकार बनाते हुए और अप्रत्याशित रूप से बहुमत मिलने की बात कही थी। इन्हीं में से ऑस्ट्रेलिया के साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हेमिल्टन पार्कर की भी भविष्यवाणी थी, जिसमें उन्होंने यहां तक कहा था कि मोदी को इस बार इस प्रकार की जीत मिलेगी जिस तरह की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो दर्शकों, आपने जिस प्रकार से हमारे चैनल को ही इस हार के लिए दोषी ठहरा दिया है, तनिक आप भी विचार करिएगा कि क्या ज्योतिष विद्या ही इस हार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी के जो सितारे थे और बीजेपी की स्थापना कुंडली में जो सितारे थे वो बहुत अच्छे थे, और इसका परिणाम भी बीजेपी को मिला। और इस बार बीजेपी को पैन इंडिया में वोट मिले, और ओडिशा में तो उसने लोकसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया ही, वहां की पुरानी सरकार को भी उखाड़ फेंका। केरल में बीजेपी का खाता खुल गया। दक्षिण भारत में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। एक सबसे बड़े कारण पर हमारा ध्यान काफी पहले से है, उसकी चर्चा हमने नहीं की, क्योंकि हमने आपको सिर्फ भविष्यवाणियों से जुड़े कार्यक्रम दिखाए। हमने सनातनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास नहीं किया। इस चुनाव में बीजेपी की हार में हम भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी हैं। 2019 के चुनाव में अखंड मंथन 2016 से ही अपना प्रयास आरंभ कर चुका था, जिसका परिणाम 2019 के चुनाव में देखने को मिला था। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बीजेपी के समर्थन में वैसे नहीं उतरे, और ना ही विपक्ष के झूठे नैरेटिव को उखाड़ फेंकने का उन्होंने प्रयास किया। तो इसी कारण से अब अखंड मंथन सनातन धर्म के पक्ष में विचारधारा बनाने का कार्य भी अब समाचारों के साथ आरंभ करने जा रहा है। हमारा प्रयास अभी छोटा अवश्य हो सकता है, लेकिन ये आगे झूठे नैरेटिव को उखाड़ फेंकने में सफल रहेगा। बीजेपी से एक और गलती हुई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बीजेपी को महाराष्ट्र में शिवसेना से नाता समाप्त नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हिंदुत्व का विचारधारा का टूटना ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा नुकसान है। एक मुख्यमंत्री पद अगर उद्धव ठाकरे को दे दिया जाता तो मराठी मानुष बीजेपी के साथ पूरी तन्मयता से जुड़ा रहता, लेकिन इस बार के चुनाव में शिवसेना टुकड़े टुकड़े में चुनाव लड़ी और टुकड़े टुकड़े में चुनाव जीती भी। तो ये सभी कारण रहे कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ज्योतिषी समीकरण तो बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन कर्म के पथ पर बीजेपी चूक गई, और हमारे प्यारे दर्शक सारी हार का ठीकरा ज्योतिषियों पर फोड़ रहे हैं। आप सभी की ज्योतिष विद्या के प्रति ऐसी नकारात्मक विचारधारा भी सनातन धर्म को हानि ही पहुंचाने वाली है। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में गाली गलौज का प्रयोग करेंगे तो हम लोग भी एक ना एक दिन आप सभी के इन्हीं रवैयों को देखते हुए इस मार्ग से हटना ही पसंद करेंगे। और जो दर्शक ये कहते हैं कि हम इस चैनल को पैसा कमाने के लिए चला रहे हैं, वो नहीं जानते कि हम सनातन विद्या को बचाने का एक ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जिसमें हम अकेले हैं, और गालियां देने वाले 8 लाख दर्शक। फिर भी हम अपना साहस नहीं खोते हैं और आप सभी के उल्टे सीधे कमेंट पढ़कर भी अपना कार्य करते जा रहे हैं। तो दर्शकों, अब आपको चलते चलते अयोध्या में बीजेपी की सीट में हार क्यों मिली, इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे अधिक फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बहुत ही तरजीह दी गई, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। दूसरा कारण, रामपथ निर्माण के समय तोड़े गए घर, लेकिन मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। अयोध्या में रामपथ के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया और उसका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। निराशाजनक पहलू ये रहा कि लोगों ने इस कारण भी बीजेपी के पक्ष में नाराज होकर के मतदान नहीं किया। कुछ ऐसी स्थिति 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में घर और दुकान तो तोड़े गए, लेकिन उससे प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। स्थानीय प्रत्याशी लल्लू सिंह के प्रति लोगों में बहुत भारी नाराजगी थी, लेकिन बीजेपी ने इतनी नाराजगी को देखने के बाद भी तीसरी बार उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया।
नया चेहरा ना उतारना ही बीजेपी को यहां भारी पड़ गया। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का अंदाजा पार्टी को नहीं लगा और उसका कारण जो भी था, लेकिन आप ये जानते हैं कि बीजेपी को अयोध्या की ही सीट गंवानी पड़ गई। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने का भी बयान दे दिया था। बयान पर काफी हो हल्ला मचा, लेकिन इसकी भी कार्ड बीजेपी के पास नहीं थी। कोई भी बड़ा नेता लल्लू सिंह के इस बयान पर अपना कोई मत नहीं दिया और ना ही उन्होंने ये स्पष्ट करने के प्रयास किए कि संविधान बदलने जैसा कोई भी जो घोषणा है वो उनके द्वारा नहीं की गई है। आवारा पशुओं को लेकर के भी लोगों में नाराजगी थी। अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवारा पशुओं से काफी परेशान हैं। सरकार ने गौशाला अवश्य बनवाई है, लेकिन इसका स्थायी समाधान वो अभी भी नहीं निकाल पाई है। आवारा पशुओं के मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और बीजेपी को इस मुद्दे पर भी नाराजगी झेलनी पड़ी और हार का दंश झेलना पड़ा। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसमें हमने कुछ कारणों पर चर्चा की और आज पहली बार आपके साथ कुछ मन की भी बात की। अपने विषय में भी जानकारी देना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि आप यही सोचते रहते हैं कि हमने इस जीवन को चलाने के लिए इस चैनल को बनाया है, इससे धन अर्जित करने के लिए। दर्शकों, 2016 में इस चैनल की स्थापना हुई है। क्या उससे पहले हमारा जीवन नहीं चल रहा था? लेकिन जी न्यूज़ पर प्रसारित एक कार्यक्रम के बंद होने के बाद हमें इस निर्णय पर आना पड़ा कि एक अच्छी जॉब, एक अच्छे वेतन की जॉब छोड़ करके हमें एक तरह से आवारा रास्तों पर निकलना पड़ा, जिसमें हमारा साथ देने के लिए तब कोई नहीं था। लेकिन आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे साथ 8.5 लाख दर्शक जुड़ चुके हैं। ये 8.5 लाख दर्शक हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। धन तो इसके अनुपात में कोई भी अर्थ ही नहीं रखता। यदि आप सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ देंगे तो हम आशा करते हैं कि अखंड मंथन एक बहुत बड़े, उसका जो एक विशाल दृष्टिकोण है सनातन धर्म को लेकर के, और उसमें बहुत सारी अभी ऐसे कार्यक्रम आरंभ किए जाने हैं, ऐसी योजनाएं हम शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का हमें सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले हम परिवर्तन करना चाहते हैं, हम अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वापस लाना चाहते हैं। इस संबंध में हम आप सभी दर्शकों से आज पहली बार ये अनुरोध करेंगे कि कृपया आप सभी दर्शक हमारे लिए, हमारे इस कार्य में हमारे साथ खड़े हों। सबसे पहले इस विचारधारा में आप अपना साथ दें कि आपको नहीं लगता है कि हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति का समाप्त होना ही हमारे धर्म को सबसे बड़े हानि पहुंचाने का कारण बना। आप स्वयं सोचिए, आज आप में से बहुत सारे दर्शकों के बच्चे स्कूल्स में पढ़ते होंगे। आप उनसे अगर एक संस्कृत का श्लोक पूछ लें तो वो नहीं बता पाएंगे। आप अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने पर तुले हुए हैं और आप आशा करते हैं कि आप सनातन धर्म को कुछ चैनल के लोग बचा पाएंगे। असंभव है। जब तक आप सनातन की विचारधारा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम धर्म के बच्चों को देखें तो अरबी भाषा में आयतें होने के बाद भी उनके बच्चों को अरबी भाषा की आयतें कंठस्थ हैं। वो शुक्रवार की नमाज पढ़ना नहीं भूलते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पार्टियों में, अंग्रेजी क्लबों में, अंग्रेजी वेशभूषा में भेजने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रसन्न होते हैं, अंग्रेजी में उसे कविताएं सुनाने को कहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सनातन धर्म बच जाएगा। दर्शकों, ये ड्राइंग रूम में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े कमेंट सेक्शन में कमेंट दे करके, हमें गालियां दे करके आप सनातन धर्म का नुकसान ही कर रहे हैं। सनातन धर्म के मूल्यों को आपको सबसे पहले अपने जीवन में उतारना होगा। कम से कम आपको वेदों के कम से कम 5 श्लोक अपने बच्चों को आज से ही कंठस्थ कराना आरंभ करना होगा। आपको अपने बच्चों को त्रिसंध्या की जानकारी देनी होगी, क्योंकि जो त्रिसंध्या नहीं करता वो सनातन धर्म का व्यक्ति है ही नहीं। आपको अपने मंदिरों में अनुशासन का पालन करना होगा। आप अपने देवी देवताओं के प्रति जो आपकी आस्था है उसको एक धार देनी होगी। आपको गर्व से माथे पर तिलक लगा करके निकलना होगा। तब जाकर के आप एक तरह से सनातन धर्म को बचाने के पथ पर आप ये माने कि आप उस पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आप सिर्फ सनातन धर्म को, ज्योतिष विद्या को, ज्योतिषियों को गाली दे करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ज्योतिषियों का क्या है, वो एक दिन जब आपका ही विश्वास उठ जाएगा, और आपका विश्वास इसलिए उठेगा क्योंकि ज्योतिष ने कह दिया है कि भाई आपको ये चीज मिलनी है, लेकिन आप फिर कर्म नहीं करेंगे क्योंकि ज्योतिष ने कह दिया है। तो कर्म ना करके ज्योतिषियों के भरोसे बैठे रहना, ज्योतिषी तो आपको एक मार्ग दिखाता है, आपके अंदर एक प्रेरणा का
संचार करता है कि आप ये कर सकते हैं, वो आपको एक आशा दिलाता है। लेकिन आप कहें कि ठीक है, उसने प्रेरणा दे दी, लेकिन अब हम बैठे रहेंगे। दर्शकों, ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी और बार बार एक ही बात की पुनरावृत्ति करना भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक दूसरे कार्यक्रम में, और अब से हमारा ये कार्य भी रहेगा कि हम आपको समाचारों से भी अवगत कराएं, और जो सनातन धर्म के झूठे नैरेटिव एक तरह से बनाए जा रहे हैं उस पर भी हम प्रहार करना आरंभ करेंगे। तभी जाकर के हम अगले चुनाव की तैयारी हमें आज से आरंभ करनी होगी। यदि 2029 में आप भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म की विचारधारा पार्टियों को विजयी देखना चाहते हैं, तो आज से, अभी से आपको ये कार्य आरंभ करना होगा, हमें भी ये कार्य आरंभ करना होगा। और एक दूसरे को अपशब्द कहने से, एक दूसरे को गालियां देने से तो ये कार्य बहुत बड़ी बाधा ही खड़ी करेगा। तो आपको एकजुट होना है। अगर कहीं कोई गलती होती भी है तो उसको समझ करके, उसकी विवशता को समझ करके, उसके कारणों को समझ करके आपको उसको सार्वजनिक मंच पे इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं देनी है। हमारा तो एक छोटा सा चैनल है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि आपकी जो सनातन विद्या है, जो ज्योतिष विद्या है, वो बदनाम हो रही है। ज्योतिष विद्या में कहीं भी ये नहीं कहा गया है। आप मुझे एक उदाहरण दिखा दें जहां ये कहा गया हो कि कर्म नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्रहों से ही फल मिल जाएगा। कोई भी एक उदाहरण दिखा दें। आप बहुत सारे विद्वान जो दर्शक हैं, आप कहीं पे भी हमें ये दिखा दें। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और ज्योतिष को तो वेदों का नेत्र कहा गया है। नेत्र देखता है। जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो आप नेत्रों से देख सकते हैं कि आगे आपके सामने सड़क है, मार्ग है, नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि नेत्र सिर्फ देख ही तो रहा है, आप चलना ही बंद कर दें और नेत्र के भरोसे बैठ जाएं, और आप चाहें कि आपको मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव है? तो ज्योतिष भी वही नेत्र है। आपको मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चल करके आपको ही जाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि ज्योतिष ने कह दिया है, ज्योतिष ने देख लिया आपका भविष्य, लेकिन आप वहां तक चलकर नहीं जाएंगे, तो फिर बैठे रहें और हमें कोसते रहें। हमें कोसते रहने से आपको अगर लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम इस पर एक अलग से कार्यक्रम आरंभ करेंगे जिसमें आप सिर्फ कोसें, आप सिर्फ ज्योतिषियों को गाली दें, और हम प्रयास करेंगे उन ज्योतिषियों को आपके सामने बिल्कुल अपराधियों की तरह बिठा दें, और आप जो भी उनका करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करके आप सनातन धर्म को और भी कमजोर कर देंगे। ध्यान रखिए, जब तक हमारे अंदर एकजुटता नहीं होगी, जब तक हम एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हम सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई विचारधारा, एक नए तथ्यों के साथ। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि हम भविष्यवाणियां दिखाते हैं, विभिन्न संतों की, महात्माओं की, जो भी ज्योतिष के विद्वान हैं, सबकी भविष्यवाणियां दिखाते हैं, एक मंच पर दिखाते हैं ताकि आपका समय बचे। और साथ ही साथ हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि आप इसे सिर्फ रोचक जानकारी के आधार पर देखें। यदि आपको जानकारी रोचक लगती है तो फिर इस जानकारी को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत शीघ्र ही। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी ये 8.5 लाख दर्शक एक ऐसे परिवार के रूप में जुड़े रहें, जो कि मुझे अपने जीवन में, जीवन के अंतिम समय तक ऐसा हमें लगे कि हमारा परिवार इतना विशाल परिवार है जिसके 8.5 लाख लोग हमारे साथ सदैव खड़े हैं। धन्यवाद, नमस्कार।